प्रिय विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि ये आपको कराएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में पास। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। इतिहास का ये महत्वपूर्ण सेशन, बहुत ही जबरदस्त सेशन है डिस्टेंस। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और कक्षा 12 में यदि आप हैं तो ये आपका ही पेपर है, और ये आपका ही कंटेंट है, और ये आप ही को लाभान्वित करने वाला है। तो डिस्टेंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सेशन। यदि आप कक्षा 12th में है तो डिस्टेंस इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो कक्षा 12 के वे विद्यार्थी जो कि जिनका के विषय इतिहास है, तो इतिहास के इस महत्वपूर्ण लेक्चर को पूरा सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए क्या डिस्टेंस, यहाँ पहला प्रश्न देखिए जो है आप लोगों का लिया गया। अकबर के शासनकाल में स्वयं खेती करने वाले और हाथ से खेती करने वाले किसानों में क्या अंतर था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हाथ से खेती करने वाले और स्वयं खेती करने वाले, या इसको देखिए अलग तरीके से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, अकबर के काल में खुद काश्त व पाही काश्त किसानों में क्या अंतर था। ठीक है ना, ये है हम लोग का प्रश्न। ये देख रहे हैं दोस्तों, जाड़े का समय बीत रहा है धीरे धीरे, गेहूं भी धीरे धीरे आपको इसी तरीके से दिख रहे होंगे गाँव में, खेतों में। अकबर के शासनकाल के समय अगर देखा जाए तो स्व खेती जो थी और खुद काश्त खेती करने वाले किसान वे थे जो अपनी जमीन के मालिक थे। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो अपने जमीन के मालिक थे और उस पर काम करते थे। ठीक है ना, तो स्व खेती या तो स्वयं खेती करने वाले वो किसान थे जो कि उसके खुद मालिक थे और उस पर वो काम करते थे। वे स्थायी रूप से अगर देखा जाए तो गाँव में रहते थे। वे स्थायी रूप से कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। अपनी जीविका के लिए देखा जाए तो खेती करते थे। उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों पर अधिक अधिकार और क्या था? नियंत्रण प्राप्त था। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो हाथ से, ठीक है ना, हाथ से अगर कहा जाए या पाही काश्त खेती में अगर देखा जाए तो करने वाले किसान जो होते हैं वो अनिवार्य रूप से जो होते हैं वो किराएदार किराएदार से किराएदार किसान कहते हैं हम लोग। किराएदार किसान के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे आपका खेत है तो उसमें दूसरे मजदूर वर्ग को यानी कुछ पैसा देकर या कुछ अनाज देकर जो है उनसे हम श्रम लेते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं किराएदार किसान। तो किराएदार किसान थे दूसरे गांव से ठेके पर जो खेती करने आते थे, जो दूसरों के भूमि पर काम करते थे। मुआवजे के रूप में अगर कहा जाए तो किराया मिलता लेते थे वो, या अपनी उपज का हिस्सा देते थे ना। जो उपज बनाते थे वो तैयार करते थे तो उस उपज का कुछ हिस्सा वो लेते हैं। जैसे कहा गया कि वो दिन भर अगर बांध रहे हैं तो वो एक बोझा बांध कर ले जाएंगे, या तो कहा गया उनको 300 350 रुपए आपने एक दिन का श्रम दे दिया, या 10 किलो धान उनको चाहिए। तो मतलब जिस तरीके से जिस पैमाने पर वो अपना तैयार हो जाए उस तरीके से वो काम किया जाता है। उनका अपना जो होता है कृषि पद्धतियों पर कम नियंत्रण था, और वे भूस्वामियों की मांगों के प्रति जो थे अधिक संवेदनशील थे और अपनी सेवाओं को वो देते थे। ठीक है डिस्टेंस, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है डिस्टेंस, जो प्रश्न यहाँ पर शामिल किया गया इतिहास के बच्चों के लिए। चलिए दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, तो क्या प्रश्न है आप लोग का। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल कब बने? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है डिस्टेंस। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो थे उनका बहुत बड़ा योगदान है, और भारतीय पुरातत्व के अगर देखा जाए सर्वेक्षण में तो इनका नाम जो होता है वो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। भले ही वो ब्रिटिश सेना के इंजीनियर थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजों को करके चले जाते हैं जिनको याद रखता है व्यक्ति। ठीक है ना, कहा था कि दुश्मन भी ऐसा था कि जिससे लोग ऐसा व्यवहार रखना चाहिए इंसान को, दुश्मन भी आपको अच्छे से याद करे। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाए तो भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। यह 1861 में अगर देखा जाए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल जनरल बने, और कनिंघम जो थे वो ब्रिटिश सेना इंजीनियर थे। क्या थे ये? ब्रिटिश सेना इंजीनियर थे। ठीक है ना, सर्वेक्षण के जनरल यानी 1861 में इनको क्या किया गया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल के रूप में नियुक्त भी किया गया था, और कनिंघम जो था वो ब्रिटिश सेना इंजीनियर था। इन्होंने क्या किया? भारतीय इतिहास और पुरातत्व में देखा जाए तो गहरी रुचि इन्होंने विकसित की अपनी, और उन्होंने पूरे भारतीय जगहों पर जो है व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया और उत्खनन का कार्य इसने किया। जिससे कई प्राचीन स्थलों पर अगर देखा जाए और कलाकृतियों का इन्होंने खोज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई, और इसका संरक्षण भी हुआ। उनके काम ने भारतीय पुरातत्व के व्यवस्थित अध्ययन की नींव रखी और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए समृद्ध सांस्कृतिक जब विकसित होती है वो उत्खनन के बाद ही मिलती है। चीजें बहुत सी प्राचीन स्थल या कलाकृतियां मिलती है जिनका संरक्षण वो अंदर था, वो चीजें नहीं दिख रही थी, लेकिन बाद में उनके बारे में पता चलता है।
देखिए कनिंघम की खोज जो है आज भी भारत में पुरातत्व अनुसंधान को प्रेरित और मार्गदर्शन करती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन दोस्तों ये जो रचनाएं देखिए किस कैसी नक्काशियां या रचनाएं जो होती थी वो भारतीय पुरातत्व जो थे वो कितने जबरदस्त तरीके से नक्काशियों करते थे। आज वो चीजें कर पाना इतने टेक्नोलॉजी के साथ इतने व्यवस्थाओं के साथ कर पाना दुर्लभ है जितना पहले वो लोग मतलब कहा जाता है एक तरीके से पहले के लोग जो थे वो स्वतः किसान मतलब स्वतः एकदम जबरदस्त कारीगर थे खुद। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। देखिए चलते हैं हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही संघर्ष के साथ आप लोग के लिए ये बनाया जा रहा है। बहुत ही डिस्टेंस बहुत ही जबरदस्त तरीके से है। देखिए निम्नलिखित स्थानों पर बुद्ध के जीवन से क्या संबंध है। देखिए बुद्ध के जीवन के बारे में हम लोग बात करें डिस्टेंस तो चारों का चारों ये जो स्थान है डिस्टेंस जैसे लुम्बिनी की हम लोग बात करें, चाहे बोध गया की बात करें, चाहे सारनाथ की बात करें, चाहे कुशीनगर की बात करें, ये चारों का चारों जो प्लेस एडिशंस वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जी के जीवन को समर्पित है ये महत्वपूर्ण रूप से चारों स्थान लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं आपके लुम्बिनी की। लुम्बिनी में अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए सिद्धार्थ गौतम का जन्म स्थान है। देखिए लुम्बिनी जो है अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है, ठीक है ना। लेकिन लुम्बिनी जो है प्लेस बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही ये जो प्लेस है वो आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, लुम्बिनी जो है वो इनका जन्म स्थान हो जाएगा, ठीक है ना। और जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए यह वर्तमान जो है नेपाल में स्थित है, ठीक है। इतना आप लिख देंगे यदि लुम्बिनी के लिए तो बहुत ही पर्याप्त रहेगा। भी देखिए क्या है बोध गया। बोध गया में देखा जाए तो यह वह स्थान है जहां बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे। यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है ना। कौन बोध गया कहाँ पर है? बिहार राज्य में स्थित है और बिहार की शोभा को बढ़ा रही और बिहार के साथ ही साथ देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष की शोभा बढ़ा रहा है, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी देखा जाए तो देखिए दोस्तों सारनाथ, सारनाथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग का जो शहर वाराणसी है, वाराणसी में आप लोग जब घूमने आइएगा तो सारनाथ जरूर घूमिएगा। देखिए यह वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपने 5 पूर्व साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। देखिए बुद्ध जी ने जो पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? वो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से हम लोग? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र बौद्ध धर्म ना। धर्म चक्र परिवर्तन जो धर्म का चक्र जो परिवर्तन दिखाता है आप लोगों को, जो राष्ट्रीय ध्वज में भी देखेंगे आप चक्र बना हुआ है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। बौद्ध ग्रंथ के नाम से जाना जाता है और यह भारतीय शहर वाराणसी के पास स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए डी क्या हो जाएगा आपका? कुशीनगर। कुशीनगर के बारे में हम लोग बात करें तो यह वह स्थान है जहां कहा जाता है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के समय के बाद परिनिर्वाण या अंतिम निर्वाण प्राप्त किया था। परिनिर्वाण को प्राप्त किया था तो अंतिम निर्वाण को प्राप्त किया था। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह स्थान जो है बौद्धों के लिए अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण रूप से बौद्धों के लिए बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं में बहुत महत्व रखता है। कौन? जो ये जगह है आपका कुशीनगर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में जो है उन्होंने अपना जो है शरीर को त्यागा था, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रश्न जो रहेगा आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये देखिए प्रकृति का चित्रण भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, जो है शांति का प्रतीक दिख रहा है वहां पर। 1857, चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर 1857 के विद्रोह के दो प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं के नाम। तो देखिए दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी बहुत ही जबरदस्त क्रांति थी ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांति थी ये 1857 की। विद्रोह के देखा जाए तो दो प्रमुख केंद्र अगर देखा जाए तो दोस्तों देखिए दिल्ली, दिल्ली जो है जान रहे हैं कि दिल्ली भारत नई दिल्ली भारत की राजधानी हो गई और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का, तो इसीलिए मैं दिल्ली और लखनऊ को शामिल किया गया इसमें। दिल्ली में देखिए विद्रोह का नेतृत्व जो था वो अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। कौन कर रहा था? बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है ना। बादशाह B1 B2 से यदि आप नाम रखेंगे तो डिस्टेंस ये है मुगलों का पूरा नाम। तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था जिन्हें विद्रोह के प्रमुख नेता के रूप में देखा गया था। मुगल शासन को बहाल करने की उम्मीद में देखा जाए तो दिल्ली के लोग उसके चारों ओर एकजुट हो गए और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व जो था वो अवध के अपदस्थ नवाब की पत्नी जो थी बेगम हजरत महल, किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ प्रतिरोधों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों नेताओं ने दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो लड़ाई में अपने अनुयायियों को प्रेरित और एकजुट किया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, ठीक है दोस्तों। ये घटना जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। चलिए लास्ट प्रश्न की हम लोग आगे दोस्तों देखते देखिए यहाँ पर दोस्तों जो हम लोग का लास्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ
और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए भारत का संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है ना। ये डेट जो है 26 नवंबर को आप लोग देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को तो तैयार हो गया था और उसे जो सरकारी कर्मचारियों के ऊपर या तो कुछ ऐसे लोगों पर लागू भी कर दिया गया था, लेकिन पूरे आम जनता पर लागू करने के लिए 26 जनवरी की डेट को रोका गया। वजह था कि 26 जनवरी 15 अगस्त से पहले जो हम लोग अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाते थे वो 26 जनवरी को मनाते थे, क्योंकि रावी नदी किनारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अपना ध्वजारोहण जब ध्वजारोहण फहराया था पहली बार, तो वहीं पर जो था स्वराज की मांग की गई थी और हम लोग स्वतंत्रता दिवस अपना मना रहे थे। तो 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। 1900 से 15 अगस्त 1947 से पहले हम लोग 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। तो ये हुआ भैया कि 15 अगस्त हमारे पास नया डेट मिल चुका है स्वतंत्रता का, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे इसे? तो इसके याद में जो है 26 जनवरी को वो बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण ये डेट है, इसलिए इसके याद में जो है गणतंत्र अपना रख दिया गया 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1950 को जो है हम लोग क्या करते हैं, वो ये लागू कर दिया गया हर एक नागरिकों के ऊपर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात था, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। देखिए दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पर। और 299 सदस्यों वाली इस सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए लगभग 3 वर्ष ना, जो समय आप जानते हैं ना कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन क्या समय लगा था, कितना समय लगा था, तो जो किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को दिखा जाए तो स्थापित किया और शासन, मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के लिए रूपरेखा तैयार की। भारत का संविधान जो अपने निर्माताओं की दूरदर्शिता और समर्पण का प्रमाण है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए मार्गदर्शन बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें देखिए जो है वो महत्वपूर्ण रूप से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो नाम है वो स्वतः ही आ जाता है दोस्तों सभी के ध्यान पर। ये भी जो नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, ठीक है ना। तो ये प्रश्न जो रहेगा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये जो प्रश्न था ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा प्रश्न था आप लोगों का। और ये जो प्रश्न था ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो डिस्कस कैसा लगा आज का ये महत्वपूर्ण सेशन? यदि थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।